प्यारे बच्चों, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक इसमें चल रहा है मैकेनिक्स में। और वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट हमने वर्क डन बताया था। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर अलग अलग एंगल पर वर्क डन। 90 डिग्री पर वर्क डन 0 होता है क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, MKS। सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन विशेष रूप से डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा 0 होता है। ये सब फिनिश हो गए थे। फिर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया बताया था। एरिया बाउंडेड बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क डन, जिसमें कि अगर अपवर्ड डाउनवर्ड एरिया दोनों हो तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया माइनस करके तब वर्क डन फाइंड करते हैं। और अगर फोर्स का फंक्शन दे दिया है तो इंटीग्रेट करके फिर वर्क डन फाइंड करते हैं। तो अब बेटा इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। यहां पर देखो, कह रहा है कि एक बॉडी है जिसपे कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है 7 - 2x प्लस 3x² न्यूटन फोर्स बॉडी पे लग रहा है। तो कह रहा है कि बॉडी का मास दिया है 2 kg। 2 kg बॉडी का मास दिया है। तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 मीटर के बीच वर्क डन बताना है। तो आंसर दिया है 35 जूल, 70 जूल, 135 जूल, 270 जूल। तो क्या करेंगे बताओ तुम ही। जो फोर्स है देखो x पे डिपेंड है। जब फोर्स x पे डिपेंड है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा। बेटा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 to x2 फोर्स 7 - 2x प्लस 3x² dx लिमिट 0 से 5। तो यहां से आ गया वर्क डन 7 का इंटीग्रेशन। देखो 7 कांस्टेंट है तो 7 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो 7 का इंटीग्रेशन होगा बेटा 7x - 2 और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है तो हो जाएगा x² और जो पावर होगा उसी से डिवाइड हो जाएगा। 2x²/2 प्लस 3 और x² का हो जाएगा बेटा x³/3 लिमिट हो जाएगा 0 से 5। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 7x - x² प्लस x³ लिमिट अप्लाई करेंगे 7 x के स्थान पर देखो 5 माइनस अपर लिमिट पहले रखेंगे ना। देखो जहां x है वहां 5 रखो, माइनस है ये माइनस प्लस 5 का क्यूब
माइनस यहाँ भी जीरो, लोअर लिमिट यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सब मिलके जीरो आ जाएगा। तो देखो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू 35 माइनस 25 प्लस 125, ये देखो 125 में से 25 माइनस होगा, 100 प्लस 35 135 जूल का वर्डन होगा। देख रहे हो? तो कैसे समझ में आया कि यहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? तो स्पष्ट देख रहा है कि फोर्स जो है एक्स का फंक्शन है, फोर्स वेरिएबल है, मास की कहीं हो सकता ही नहीं पड़ा। और ऐसा क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कराए थे, नीट 2019 देखो ये क्वेश्चन आया भी था, जिसमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक बेटा, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। बेटा कंजर्वेटिव वह होता है फील्ड जिसमें कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं होता। कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे किसी बॉडी को तुम ऊपर फेंको या किसी बॉडी को ऊपर ले जाओ तो वर्क करना पड़ेगा और नीचे लाने में वर्क प्राप्त होगा, कंप्लीट ट्रिप में वर्डन जीरो हो जाएगा। किसी बॉडी को h हाइट तुम सीधे लेकर के आओ या घुमा करके लेके आओ, वर्डन होगा mgh। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं होता, कंप्लीट ट्रिप में वर्डन जीरो होता है। तो बेटा ऐसा फील्ड जिसमें कि वर्कडन पाथ पे डिपेंड ना हो और एक कंप्लीट ट्रिप में वर्डन जीरो हो, दैट फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। और उसमें लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहोगे तुम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। तुम अगर रफ सरफेस पे चल रहे हो, किसी बॉडी को मोशन करा रहे हो, तो जितना ले जाने में वर्क करना पड़ेगा उतना ही लाने में भी वर्क करना पड़ेगा, टोटल मिलके जीरो नहीं होगा। बड़े पाथ से ले जाओगे तो वर्डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, जैसे एयर का ड्रैग फोर्स, वाटर का ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी के कारण लगने वाला लिक्विड में विस्कस फोर्स, ये सब का सब क्या होता है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां लगते हैं वहां कंप्लीट ट्रिप में वर्डन जीरो नहीं होता है। तो हम इसको क्यों बता रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखो यहां से सॉल्व हो रहा है कि कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जांपल बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल बताओ। ठीक बेटा, तो कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। such field in which work done
इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वर्णन बेटा किस पर डिपेंड नहीं होता? पाथ पर। एंड टोटल वर्क डन इन वन कंप्लीट ट्रिप बिकम्स 0। कंप्लीट ट्रिप समझ रहे हो ना, जाना और आना, वर्डन 0 होता है। एंड फोर्स एक्टिंग इन इट इज known as कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें जो फोर्स लगता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब के सब कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और जो फोर्स का एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये सब का सब बेटा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। ना अगर कंजर्वेटिव फील्ड अगर लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसमें कोई बॉडी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ये मान लो फर्स्ट पाथ है, यह है सेकंड पाथ, यह है थर्ड पाथ, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें वर्डन है W1, इसमें वर्डन है W2, इसमें वर्डन है W3। यहाँ कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। हियर W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 एंड अगर कंजर्वेटिव फील्ड में कोई बॉडी अगर ए से बी तक जाता है, फिर वापस आता है, तो ए से बी जाना और प्लस बी से ए वापस आना, ये मिल के बेटा क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कौन सा फील्ड होना चाहिए? कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, जाने आने में टोटल वर्डन 0 हो जाएगा। ठीक है। यहां का वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा।
जैसे कहे कि एक पार्टिकल इस पॉइंट से यहां आया ग्रेविटेशनल फील्ड में, यहां से यहां आया, यहां से गया, बस तुम इनिशियल से फाइनल का वर्डन निकाल लो, वो पूरे पाथ का वर्डन अपने आप निकल आता है। कितना भी घूम के इधर उधर जाए, इनिशियल टू फाइनल तुम चल करके वर्डन निकाल लो। अब हेडिंग लिखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होते, फोर्स लगते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, एयर का ड्रैग फोर्स, लिक्विड का ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स है ड्यू टू विस्कोसिटी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स such force by which work done is depend upon path and total work done in one complete trip not becomes zero। ऐसे फोर्स क्या होते हैं बेटा? नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। ड्रैग फोर्स, वाटर का ड्रैग, एयर का ड्रैग, विस्कस फोर्स, बोलो। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हुए आगे जाते हैं तो एयर का ड्रैग पीछे लगता है, फिर वापस आते हैं तो फिर भी पीछे लगता है, तो वो तो हमेशा अपोज करेगा मोशन का। तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। हम लोग को कंजर्वेटिव की बात करनी है, क्योंकि यहाँ जितने वर्डन हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। अब जैसे क्वेश्चन देखो सेकंड लेवल में दिया है, एक क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकंड लेवल का 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे देखो एक मास m दे दिया है और किसी पार्टिकल को का मोशन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मोशन करा रहा है। देखो ए से बी तक, यहां तक, और यहां मास दिया है। तो यहां कौन सा फील्ड है? निश्चित ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस मास को, एक पार्टिकल को देखो यहां लाया, फिर यहां से यहां पहुंचाया, यह पहला पाथ। उस वजह से सीधे इसको यहां से यहां तक पहुंचा दिया, यह हो गया दूसरा पाथ। फिर इसको इस इधर से पहुंचाया, यह हो गया बेटा तीसरा पाथ। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पाथ हैं, ठीक है। तो W1, W2 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल A to B along the different path 1, 2, 3 respectively as shown in the figure in the gravitational field of the point mass m. Find the correct relation between m1, m2, m3। तो इस पाथ में वर्क डन W1 है,
इस पाथ में वर्क डन W2 है और इस पाथ में वर्क डन W3 है। तो पूछ रहे हैं कि W1, W2, W3 में कौन सा रिलेशन सही है। और यहाँ कौन सा फील्ड है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये ऑप्शन लिख रहे हैं, देखो W1 मोर देन W2 मोर देन W3। फिर लिख रहे हैं W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, W1 is less than W2 is less than W3, W2 more than W1 is more than W3। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास का। अब चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है तो एक पार्टिकल को इधर से ले गया, इधर से ले गया, इधर से ले गया, तुम किधर से भी ले जाओ वो तो जात रहा ए से बी पर ही ना। तो वर्डन हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं होता। Next concept, again ये कॉन्सेप्ट है और क्या कॉन्सेप्ट है बता देखो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। बेटा फोर्स अगर एक्स का फंक्शन है यानी वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन है मतलब फोर्स क्या है? ये वेरिएबल है। इसको बोलेंगे हम सिंगल वेरिएबल। इसको सिंगल वेरिएबल कहेंगे क्योंकि एक्स का फंक्शन है। तो यहां का जो वर्णन आएगा ये आएगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इसमें कोई नई बात नहीं है, अभी पढ़े भी थे, इस पे क्वेश्चन भी खूब कर चुके हो, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक, इसको तो जानते हो। लेकिन कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ये जो फोर्स का फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन दे देगा, मोर देन वन वेरिएबल, और कहेगा वो पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, सबका कोऑर्डिनेट देगा और कहेगा वर्डन बताओ। तो ये जितने वर्डन हैं सब ग्रेविटेशनल फील्ड वाले हैं, तो उसमें कितना भी इधर उधर ले जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे इनिशियल पे ध्यान दो, फाइनल पे ध्यान दो। इनिशियल से फाइनल जाओगे तभी भी उतना ही वर्डन होगा, ठीक बेटा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड वाले होते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है। Second concept, if force is function of x, y and z, जो फोर्स है वो x, y, z तीनों का फंक्शन है, यानी इसको कहेंगे मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल। तो अब यहां का जो वर्डन फाइंड करना होगा, देखो यहां का वर्क डन, तो इंटीग्रेशन और जो फोर्स दिया रहेगा बेटा, फोर्स
वो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन करें देखना वेक्टर फॉर्म में, और यहां पे चलेगा ds, एफ और ds का डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम, अच्छा ds में हम बता रहे हैं ds का मतलब क्या है, हम यहाँ dx नहीं लिख सकते, dy नहीं लिख सकते, dz नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो x y z तीनों में है। तो फोर्स वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये भी तो वर्डन होगा, टोटल वर्डन, और कोऑर्डिनेट ऑफ x y z तीनों का होगा, x1 y1 z1 से लेकर के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अच्छा ds का मतलब क्या हुआ, जैसे वह भाई 3 डायमेंशनल है तो वह स्पेस में बॉडी चल रहा होगा, dx चला, फिर dy चला, फिर dz चला, अब तो इनिशियल से फाइनल मिला दो तो वही हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds हो गया। तो यहां पे जो वर्क डन आएगा, देखो वर्क डन इंटीग्रेशन इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 से लेकर के x2 y2 z2, फोर्स का जो फंक्शन दिया रहेगा उसको लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और ds को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, dx dy dz। तो यहां लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब जो फोर्स दिया रहेगा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कर लेंगे, वर्डन फाइंड कर लेंगे। ये कब अप्लाई किया जाता है बताओ, जब फंक्शन x y और z तीनों में दिया हो, तब इस तरह से देखो डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी ये वाला तो हम बता चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी करा चुके हैं। नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें y यहां दे दिया था, y में फंक्शन था, हमने dy लिख दिया था, y में से y2 तक इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लिया था। तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें क्वेश्चन हमने करा दिया है। ये मोर देन 1 वेरिएबल के लिए है और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद से तब आएंगे आगे पावर, हम लोग पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन कर ले तो आगे पावर आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। सेकंड लेवल का 7 नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। देख रहे हो क्या दिया क्वेश्चन में, इफ फोर्स F इज इक्वल टू x स्क्वायर j कैप प्लस y i कैप न्यूटन। देख लो फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, x और y का फंक्शन है कि नहीं, और particle is displaced from 0 0 to 1 meter एंड क्वेश्चन स्पष्ट लिखा है x बराबर y, x y के बराबर है, तो फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। ये दिया है 4/3 जूल, 5/6 जूल, 3/2 जूल और 2/3 जूल।
देख रहे बेटा, बस तुरंत समझ में आ गया कि ये मोर देन वन वेरिएबल है। देखो अब बाद में एक्स और वाई बराबर भी कर देना है, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट का वर्डन निकाल लेना है, सीधे देखो इससे सॉल्व होगा। इसका नहीं आइडिया है तो इसमें उलझ जाओगे, समझ नहीं पाओगे भाई हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें कि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। मोर देन वन वेरिएबल है। तो सॉल्व जब किया जाएगा तो क्या कहेंगे, वर्क डन इंटीग्रेशन जो फोर्स दिया रहेगा ds कोऑर्डिनेट 0 0 से 1 1 इंटीग्रेशन f का फंक्शन एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई आई कैप डॉट ds को कहेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप 0 0 से 1 1। अब कैसे सॉल्व करें, डॉट प्रोडक्ट निकालो भाई, आई आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन देखो dx y dx, डॉट प्रोडक्ट आएगा y dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, इधर k है इधर k है नहीं तो खत्म कहानी। कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 से 1 1। अब देखो अगर इंटीग्रेशन करते हो तो एक दिक्कत आने वाली है तुम्हारे सामने, फंक्शन है y में और इंटीग्रेशन है x से। यहां फंक्शन है x में, इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में। देखो अलग इंटीग्रेशन कर लो ना, y dx प्लस का प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dy, इसका भी लिमिट देखो x का वैल्यू 0 से 1 है और ये भी देखो 0 से 1 है। लेकिन एक दिक्कत है ना बेटा यहां पर कि फंक्शन है y में, इंटीग्रेशन है x में, फंक्शन है x है, इंटीग्रेशन है y में, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है, स्पष्ट लिखा है देखो x बराबर y। चूंकि x बराबर y है, x और y दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको तुम x लिख दो 0 to 1, y को x लिख दो dx 0 to 1, x को y लिख दो। सोचो, बस आ गया, इंटीग्रेट कर लो। तो बेटा वर्क डन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, पावर बढ़ता है ना इंटीग्रेशन में, लिमिट अप्लाई कर लो, x का स्थान पे 1 तो 1/2 माइनस 0, y का स्थान पे 1 तो 1/3 माइनस 0, ये आ गया हाफ प्लस 1/3 5/6 जूल का वर्क डन आ गया। एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 5/6 ये आंसर मिला। कुछ आया समझ में? मोर देन वन वेरिएबल भी आसानी है, एक्स वाई जेड का फंक्शन दे दे तो। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे इंपॉर्टेंट सॉल्व करते हैं, सेकंड लेवल में है।
सेकंड लेवल का 34 नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34, डायरेक्ट एग्जाम में तुम लोग दे देगा। मिटाते हैं इसको। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लेवल। If force F is equal to minus constant K in bracket yi cap प्लस एक्स जे कैप, ऐसे क्वेश्चन में फोर्स निश्चित वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से चलना प्रारंभ किया, 0 0 0 0 से आया बेटा A0 तक, और उसके बाद से आया AA तक, 0 0 से A0 फिर AA। तो पूछ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन है। ऑप्शन दिए हैं -2K A स्क्वायर, 2K A स्क्वायर माइनस KA स्क्वायर KA स्क्वायर। चलो सब तो समझ में आ रहा है कि भाई ये वेरिएबल है, हम जो फॉर्मूला अभी पढ़े उसको लगा दें, लेकिन एक दिक्कत आ गया ना कि 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, 0 0 से A, 0 से A। सोचो क्या कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करें। तो ये जो वर्डन है किस फील्ड में है, ग्रेडेशनल फील्ड में है, कंजर्वेटिव में है। तो तुमको ये इंटरमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, तुम सीधे इनिशियल से कहां पहुंच जाओ, 0 0 से AA, और चाहे जिस पाथ से जाओ वर्डन उतना ही होगा। तो ये बस बझाने के लिए दिया है A0, तुम सीधे 0 0 से कहां पहुंचो A पर। अच्छा A मतलब जितना x का वैल्यू उतना y का वैल्यू, नहीं यहां भी x और y दोनों क्या है, बराबर है। वर्क डन इंटीग्रेशन F डॉट ds कोऑर्डिनेट 0 0 से फाइनल AA, इंटरमीडिएट से कोई मतलब ही नहीं है। इंटीग्रेशन F माइनस K yi कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट ds इज dxi कैप dyj कैप dzk कैप 0 0 AA। वर्क डन माइनस के बाहर, अब इसका डॉट प्रोडक्ट पहले निकालो तो i और i के कोएफिशिएंट का रिलेशन y dx प्लस x dy, इधर k है इधर है ही नहीं है तो टर्म ही 0 हो गया। और बेटा x और y दोनों बराबर हैं, कहीं लिखा तो नहीं है लेकिन यहां से दिख रहा है, देखो 0 0 से AA, जितना x चला उतना y चला, इसलिए वर्डन इज इक्वल टू, यहां कर दो इंटीग्रेशन, और x y बराबर है तो इस y को तुम x बना दो, लिमिट लिख दो 0 से A प्लस इंटीग्रेशन, इस x को y बना दो,
लिमिट लिख दो 0 से a, और यहां माइनस के पड़ा रहेगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 टू a, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 0 टू a। तो इस तरह से वर्डन आ गया माइनस के, और लिमिट अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यह आ गया a स्क्वायर, वर्डन आ गया माइनस के इंटू a स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये आंसर दिख रहा है, क्योंकि ये जितने वर्डन है बेटा ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड वाले हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्डन पाथ डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट इसको छोड़ दिया, सीधे 0 0 से कहां पहुंच गए ए। तो आज हमने वर्डन का और भी कॉन्सेप्ट बता दिया, सिंगल वेरिएबल के साथ साथ मोर देन वन वेरिएबल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सब फिनिश हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर। ठीक बेटा, पावर पर जब पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेंगे तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक में रिलेशन पढ़ेंगे। जब उसको पढ़ लेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद से वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम पे खूब क्वेश्चन कराएंगे। फिर उधर आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही सब है टॉपिक में। थैंक यू बेटा।